हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। तो यार आज हम बात करने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हो, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड मतलब ठोसों में ऊष्माधारिता। ठीक है, ठोसों में जो ऊष्माधारिता होती है उसके बारे में आज की वीडियो पे पढ़ेंगे और इससे बात करेंगे ऊष्माधारिता क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है आपकी। और एक ये थ्योरी आपका आइंस्टीन ने दी है, क्वांटम थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, आइंस्टीन ने इसको दिया है। ठीक है, इसी से रिलेटेड है, हीट कैपेसिटी से। तो एकदम मस्त तरीके से आज इस टॉपिक को एकदम आसानी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। तो जैसा कि यार हम लोग बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, तो उसका यूनिट 2 चल रहा था, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, उसी का ये टॉपिक है आपका, उसी का टॉपिक है हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ठोसों में ऊष्माधारिता। तो बस वीडियो को आखिरी तक देखना, एकदम मस्त तरीके से आज इसे समझेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं स्पेस आपका हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड के बारे में। ठीक है, तो आप भैया बात करते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ठोसों में ऊष्माधारिता। तो देखो, ठोसों में ऊष्माधारिता पढ़ने से पहले इसकी कुछ मेन परिभाषाएं, कुछ मेन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ऊष्माधारिता क्या होती है और आपकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। ठीक है, दोनों की परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो सबसे पहले बात करिए हीट कैपेसिटी, जिसे हिंदी पे ऊष्माधारिता कहते हैं, क्या होती है। तो पढ़ो, यहाँ पे कह रहा है ऊष्मा की वह मात्रा, ऊष्मा की ऐसी वैल्यू जो पदार्थ के ज्ञात द्रव्यमान का टेम्परेचर अर्थात तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम लोग हीट कैपेसिटी नाम देते हैं। हम आपसे क्या कह रहे हैं, मान लो कोई पदार्थ है और उसका कोई ज्ञात द्रव्यमान है, मतलब पदार्थ का ज्ञात द्रव्यमान का ये मतलब, मान लो आपके पास कोई पदार्थ है और उसका आपको द्रव्यमान पता है। ज्ञात का मतलब आपको उसका द्रव्यमान पता है। अगर आपको उसका द्रव्यमान पता है तो आपको उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी वो ऊष्माधारिता कहलाएगी। पढ़ लो कि ऊष्मा की ऐसी मात्रा जो पदार्थ के ज्ञात द्रव्यमान, मतलब जो पदार्थ का द्रव्यमान आपको पता होगा, उस पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, उसे हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, मतलब वह पदार्थ, मान लो आपके पास कोई पदार्थ है, उसका आपको द्रव्यमान पता है, तो अगर उस पदार्थ की आपको ऊष्मा बढ़ाने के लिए आपको टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना हो, तो ऊष्मा जो होगी वही आपकी ऊष्माधारिता होगी। पढ़ लो कि ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के ज्ञात द्रव्यमान, मतलब पदार्थ है कोई, उसका द्रव्यमान आपको पता है, ज्ञात है, तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसे हीट कैपेसिटी अर्थात ऊष्माधारिता कहते हैं। ठीक है, ये बात है। फिर बात आती है आपकी विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। ये क्या होती है, देखो इसमें पढ़ो, किसी पदार्थ की 1 ग्राम मात्रा, ठीक है, किसी पदार्थ की 1 ग्राम मात्रा, 1 ग्राम मात्रा का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, इस बार ऊर्जा है, आवश्यक ऊर्जा आपकी क्या होती है, उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। ठीक है, दोनों परिभाषाओं को ध्यान से समझो। सबसे पहले जो ऊष्माधारिता की परिभाषा थी उस पर आपसे क्या कहा गया कि आपकी ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के ज्ञात द्रव्यमान, मतलब पदार्थ का द्रव्यमान आपको ज्ञात हो, लेकिन विशिष्ट ऊष्मा पे आपको पदार्थ का द्रव्यमान एकदम फिक्स है कि 1 ग्राम ही होना चाहिए, 1 ग्राम मात्रा इस पर फिक्स है। ठीक है, ऊष्माधारिता पे था कि ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के ज्ञात द्रव्यमान, ठीक है, मतलब पदार्थ का जो भी द्रव्यमान आपको पता हो वो हो, लेकिन विशिष्ट ऊष्मा में 1 ही ग्राम पदार्थ का द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के ज्ञात द्रव्यमान का टेम्परेचर अर्थात तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, उसे हीट कैपेसिटी अर्थात ऊष्माधारिता कहते हैं। और विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट क्या होती है, किसी पदार्थ की 1 ग्राम मात्रा का टेम्परेचर, 1 ग्राम मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ऊर्जा होती, एनर्जी होती, उस, ठीक है, एनर्जी जो होती है उसकी, उस पदार्थ की, उसकी का मतलब उस पदार्थ की स्पेसिफिक हीट अर्थात क्या कहलाती है, आपकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोनों परिभाषा आपको समझ में आ चुकी है, विशिष्ट ऊष्मा और ये विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता की। ठीक है, मतलब ऊष्माधारिता में पदार्थ का कोई भी द्रव्यमान हो सकता है, आपको उस पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है वो हीट कैपेसिटी कहलाती है। लेकिन विशिष्ट ऊष्मा में पदार्थ का द्रव्यमान 1 ग्राम होगा, उस पदार्थ का
टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ऊर्जा होगी उसे स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी दोनों परिभाषाएं थी जो बता दिया कि ऊष्माधारिता क्या है, विशिष्ट ऊष्मा क्या है। आप बात करते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड ठोसों में ऊष्माधारिता की। ठीक है, तो अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ठीक है, तो आप भैया बात करते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड ठोसों में ऊष्माधारिता के बारे में। ठीक है, तो देखो हमने हेडिंग लगा दी हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड ठोसों में ऊष्माधारिता। तो देखो ये जो ठोसों में ऊष्माधारिता है ये चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार बताई जा सकती है। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, समझते रहना एक एक पॉइंट को। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी का मतलब होता है चिरसम्मत सिद्धांत, और अकॉर्डिंग टू मतलब चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी मतलब ये जो हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड है ये आप क्लासिकल थ्योरी के द्वारा बता सकते हो। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी का मतलब होता है चिरसम्मत सिद्धांत के द्वारा। तो वही चीज़ हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी मतलब चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार। क्या होता है इसके अनुसार? हमने लिखा सॉलिड के सभी आइटम सभी संभव दिशाओं में डोलन अर्थात ऑस्किलेट करते रहते हैं तथा परम शून्य ताप पर भी इसमें अति मंद गति मतलब बहुत धीमी गति में ऑस्किलेट अर्थात डोलन होता रहता है। ठीक है, डोलन का मतलब समझते हो कंपन। ठीक है, कंपन। आपसे कहा जा रहा है ये जो क्लासिकल थ्योरी मतलब चिरसम्मत सिद्धांत है इसके अनुसार कहा जा रहा है जो ठोस होता है, कोई भी ठोस है तो इसके जो आपके एटम होते हैं वो क्या करते हैं? कंपन करते रहते हैं। कंपन का मतलब वो क्या करते हैं? डोलन करते रहते हैं या इस टाइप से कंपन हिलते रहते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ कहा गया सॉलिड के सभी परमाणु एटम सभी संभव दिशाओं में मतलब जितनी भी संभव दिशा है उनमें क्या करते हैं? डोलन अर्थात ऑस्किलेट करते रहते हैं तथा परम शून्य ताप कितना होता है? 273 केल्विन, सबको पता होगा। तो परम शून्य ताप पर भी ये अति मंद गति में, अगर परम शून्य ताप होगा तो ये अति मंद गति मतलब बहुत ही धीमी गति से डोलन होता रहता है इस पर। ठीक है, डोलन क्या होता है? बहुत ही मंद गति से होता रहता है। ये सिंपल सी बात है। देखो क्या कहा गया आपसे, हमने कहा अगर आपको हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड के बारे में बताना है तो आप क्लासिकल थ्योरी मतलब चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार बता सकते हो। तो पहले कहा गया इस पे कि सॉलिड के सभी एटम मतलब ठोस के सभी परमाणु सभी संभव दिशाओं में क्या करते रहते हैं? कंपन करते रहते हैं, ऑस्किलेट करते रहते हैं तथा परम शून्य ताप जो कि 273 केल्विन होता है, सबको पता होगा। परम शून्य ताप पर भी इसमें अति मंद गति में ऑस्किलेट अर्थात डोलन होता रहता है। ठीक है, ये बात बताई गई क्लासिकल थ्योरी के अनुसार। क्योंकि ठोसों पे बताना है तो चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार ठोस में ही बताया गया कि इसमें सभी परमाणु क्या करते हैं? डोलन करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं या ऑस्किलेट करते रहते हैं। ठीक है, फिर कहा गया यहाँ पे पढ़ो आगे, प्रत्येक एटम अर्थात प्रत्येक परमाणु से संलग्न एनर्जी अर्थात ऊर्जा का मान 3 kT के बराबर होता है। कहा गया प्रत्येक परमाणु से संलग्न ऊर्जा का मान 3 kT के बराबर होता है। कितना होता है भैया? 3 kT के बराबर होता है। के यहाँ पे क्या है? के है बोल्ट्जमान स्थिरांक और टी है ताप। ठीक है, हम आपसे कह रहे हैं कि जो आपका प्रत्येक परमाणु जो ठोस में प्रत्येक परमाणु होगा उसकी संलग्न एनर्जी अर्थात संलग्न ऊर्जा का जो मान होगा वो 3 kT के बराबर होगी। ठीक है, वो कितने बराबर होगी? 3 kT के बराबर होगी। ठोस में जितने भी परमाणु है उनमें से प्रत्येक की ठीक है, प्रत्येक की क्या होगी? एटम से संलग्न एनर्जी का मान जो होगा 3 kT के बराबर होगा। और यदि अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो नंबर सब लोग जानते हो ना, n होती है, n हो तो प्रति ग्राम ठोस अर्थात प्रति ग्राम में जो ठोस सॉलिड में लगी एनर्जी होगी मतलब प्रति 1 ग्राम में जो लगी एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? E = N × 3 kT। इसे आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 भी मान सकते हो। ठीक है, E = N × 3 kT हो जाएगा, जहाँ N आपका अवोगाद्रो नंबर है, T आपका तापमान है और K आपका बोल्ट्जमान स्थिरांक है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। आप देखो बोल्ट्जमान स्थिरांक का एक फॉर्मूला होता है K = R/n। क्या फॉर्मूला होता है? K = R/n। ठीक है, तो जब K = R/n होता है, अगर आप इस K की जगह R/n रखते हो तो E = N × इस K की जगह रख दो R/n × T, ऊपर भी n नीचे भी n कैंसिल हो जाएगा, E = आ जाएगा 3R
टी, ठीक है। E इक्वल टू आ जाएगा 3RT, जहाँ E ऊर्जा है और T ताप है, ठीक है, और R नियतांक है आपका। आप देखो बात करें, आपको इतनी बातें पहले समझनी है, इसके आगे का जो ऊष्माधारिता निकालनी है वो भी आपको, अभी ये जो हीट कैपेसिटी ना ये भी आगे निकलेगी, तब आपको और अच्छे से पता चलेगा। अभी तो ये थोड़ा सामान है, इसके आगे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने आपसे क्या बताया वो समझो। हमने आपसे कहा क्लासिकल थ्योरी के अनुसार आप हीट कैपेसिटी ज्ञात कर सकते हो, अर्थात ऊष्माधारिता को ज्ञात कर सकते हो। तो सिंपल पहले लिखा गया अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, मतलब चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार। फिर लिखा गया सॉलिड के सभी एटम अर्थात ठोस के सभी परमाणु सभी संभव दिशाओं में डोलन अर्थात ऑस्किलेट करते रहते हैं, तथा परम शून्य ताप पर भी इसमें अति मंद गति से ऑस्किलेट होता रहता है। प्रत्येक परमाणु से संलग्न ऊर्जा का मान 3 kT के बराबर होता है। यदि आवोगाद्रो संख्या n हो तो प्रति ग्राम ठोस में लगी जो ऊर्जा होगी E इक्वल टू n इंटू 3 kT होगी, जहां E ऊर्जा है, n आपका आवोगाद्रो संख्या, T तापमान, K बोल्ट्जमान स्थिरांक है और R नियतांक हो जाएगा। यहाँ से बोल्ट्जमान स्थिरांक, बोल्ट्जमान कांस्टेंट K बराबर होता है R अपॉन n, तो इस K की जगह हम रख देंगे R अपॉन n, तो n से n कैंसिल, E इक्वल टू 3RT, E इक्वल टू 3RT आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब क्या करो आप लोग, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी इतना आया E इक्वल टू 3RT, इसके बाद अभी आपको ऊष्माधारिता अर्थात हीट कैपेसिटी भी निकालनी है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लो। इसके देखो ये जो इतनी वैल्यू है इसको हम यहाँ पे लिख के आगे का आपको सॉल्व करके पूरा दिखाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लो सब लोग, ठीक है। तो सिंपल जो वैल्यू आई थी यहाँ तक आपकी आ चुकी थी, ठीक है। कहाँ तक, E इक्वल टू n इंटू 3 kT हमने लगाया था, और फिर K इक्वल टू मतलब K बोल्ट्जमान स्थिरांक था, K इक्वल टू R अपॉन n फॉर्मूला हुआ, K की जगह R अपॉन n रखा, जिससे n से n कैंसिल हुआ और आ गया E इक्वल टू 3RT। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आपको निकालना क्या है, ऊष्माधारिता किसकी, ठोसों की, क्योंकि हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड ही तो पढ़ रहे हो, तो आपको ठोसों की ऊष्माधारिता निकालनी होगी। तो लिखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऊष्माधारिता। कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम का ये मतलब है आपका, कांस्टेंट का मतलब स्थिर और वॉल्यूम का मतलब आयतन, तो स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता या हीट कैपेसिटी, ठीक है। आपका कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है आपका स्थिर आयतन और उस पर ऊष्माधारिता, तो वो क्या हो जाएगी, CV, ठीक है। CV इक्वल टू डेल E अपॉन में डेल T। ये जो आपका लिखा हुआ है ये इस टाइप से बना है, इसे डेल पढ़ते हैं, ठीक है। डेल पढ़ते इसे, तो डेल E बटे में डेल T और बाहर इसका V लगा दिया गया, ठीक है। सिंपल है, देखो CV इक्वल टू डेल E अपॉन डेल T, बाहर V। ये CV क्या है, ये CV ही ऊष्माधारिता है स्थिर आयतन पर, ठीक है। तब यहाँ से CV इक्वल टू डेल है तो डेल रखो, E का वैल्यू रख दो, 3RT है, E की वैल्यू 3RT, तो इस E की जगह हमने रख दिया 3RT बटे में डेल T, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो इस डेल को इस T के साथ लगा लो, तो 3R ये आ गया, इस डेल के साथ ये T लग गया, डेल T, और ये बटे में डेल T। तो यहाँ पे डेल T और डेल T से डेल T कैंसिल, बचा क्या, CV इक्वल टू 3R। CV इक्वल टू वैल्यू आई 3R, ठीक है। आप देखो ये जो R होता है, इस R की भी कुछ वैल्यू होती है 1.99, R की वैल्यू होती है 1.99, तो आपको इस R की वैल्यू रख देनी 1.99। तो CV इक्वल टू 3 इंटू 1.99 गुणा करोगे तो CV इक्वल टू 5.97 आएगा। आप जब 5.97 आएगा तो देखो, अगर देख सकते हो 9 के बाद 7 है, तो इसकी पूरी आप लगभग वैल्यू 6.0 या डायरेक्ट 6 मान सकते हो, ठीक है। 5.97 मतलब एकदम कितना बचता है, पॉइंट का 03, ठीक है। तो आप इसे सिंपल 6 कैलोरी लगभग मान सकते हो। ये जो आपका बराबर का चिन्ह इस टाइप से बनता है, हमने इस टाइप से बनाया, तो मतलब ये लगभग है, ठीक है। तो लगभग आपका कितना है, 6 आपका आएगी वैल्यू इसकी, ठीक है। 5.97 वाली वैल्यू आपकी लगभग में 6 आ जाएगी, और इसे लिख देंगे कैलोरी डिग्री इनवर्स ग्राम परमाणु इनवर्स, ये मात्रक हो जाएगा, कैलोरी डिग्री इनवर्स और ग्राम परमाणु इनवर्स। तो इस टाइप से ऊष्माधारिता आती है। सिंपल एक बार फिर से समझ लो, इतने तक तो आ ही गया था वहाँ पे। अब यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऊष्माधारिता निकाली, CV इक्वल टू डेल E अपॉन डेल T, बाहर में V। E की वैल्यू यहाँ पे रखो, सॉल्व करो, CV इक्वल टू 3R, ठीक है। R का मान 1.99 रखोगे तो CV इक्वल टू 5.97 आएगा, लगभग वैल्यू 6 कैलोरी आ जाएगी, 6 कैलोरी डिग्री इनवर्स ग्राम परमाणु इनवर्स, ठीक है। नीचे से लिख देना है अतः सॉलिड पदार्थ, ठीक है। अतः सॉलिड पदार्थ मतलब ठोस पदार्थ के लिए प्रति ग्राम परमाणु हीट कैपेसिटी अर्थात ऊष्माधारिता का वैल्यू अर्थात ऊष्माधारिता का मान 6 होगा।
ठीक है, सिंपल सी बात है। अतः ठोस पदार्थ के लिए प्रति ग्राम परमाणु में ऊष्माधारिता का मान 6 होगा, क्योंकि ठोस पदार्थ के लिए ही तो हमें निकालना है क्या, हीट कैपेसिटी का वैल्यू। तो वही कितना आएगा, लगभग 6 आएगा। ठीक है, और यह मान जो है ड्यूलॉन्ग, ठीक है, ड्यूलॉन्ग तथा पेटिट द्वारा प्राप्त प्रायोगिक मान के बराबर भी है। और ये जो वैल्यू 6 आई है, ये ड्यूलॉन्ग तथा पेटिट द्वारा प्राप्त, उन्होंने मतलब ड्यूलॉन्ग और पेटिट ने प्रयोग से भी इस मान को निकाला था, वो भी 6 वैल्यू आई थी। और आपने इस सूत्र से भी पूरा निकाला, तब भी वैल्यू आपकी 6 कैलोरी वाली आई है। ठीक है, 6 कैलोरी डिग्री इनवर्स ग्राम परमाणु इनवर्स। ठीक है, तो इस टाइप से हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड अर्थात ठोसों की ऊष्माधारिता को निकाला जाता है। देख सकते हो प्रति ग्राम परमाणु पे 6 कैलोरी डिग्री इनवर्स ग्राम परमाणु इनवर्स आ चुकी। ठीक है, तो आशा करते इतना आपको समझ में आया। अब बचता क्या है, क्वांटम थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी। ठीक है, जो कि आइंस्टीन ने दिया, उसको भी समझ लेते हैं, फिर वीडियो को मतलब आपका खत्म करते हैं। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आप उस थ्योरी को देख लेते जो कि आइंस्टीन ने दिया है। ठीक है, तो आप भैया बात करते हैं आपका क्वांटम थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, क्वांटम थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड मतलब क्वांटम सिद्धांत किसका, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड का, मतलब ठोसों में ऊष्माधारिता का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, तो इस पे क्या होता है, देखो आइंस्टीन ने इसे बताया था, तो कहा देखो क्या वो समझते रहना। पहले कहा ठोसों की हीट कैपेसिटी मतलब ठोसों की ऊष्माधारिता का टेम्परेचर अर्थात तापमान के साथ होने वाले परिवर्तन का सर्वप्रथम स्पष्टीकरण आइंस्टीन नामक साइंटिस्ट ने 1907 में किया था। ठीक है, 1907 ने क्वांटम थ्योरी के आधार पर दिया, मतलब क्वांटम थ्योरी के आधार पर इस सिद्धांत को दिया। इस कारण से इसे क्वांटम थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड कहते हैं। किसने दिया था, आइंस्टीन ने। और किसका क्वांटम सिद्धांत लगाया था, प्लैंक का। ठीक है, तो कहा ठोसों की हीट कैपेसिटी का टेम्परेचर के साथ होने वाले परिवर्तन को सर्वप्रथम स्पष्टीकरण आइंस्टीन 1907 ने क्वांटम थ्योरी के आधार पर किया था या दिया था। ठीक है, उन्होंने पाया कि दोलक अर्थात ऑस्किलेट के कंपन ऊर्जा हो सकती है। ठीक है, मतलब जो दोलक होती है उसकी कोई कंपन ऊर्जा हो सकती है। ठीक है, हमने लिखा उन्होंने पाया था कि दोलक में क्या हो सकती, कंपन ऊर्जा हो सकती है। ठीक है, दोलक में कंपन ऊर्जा हो सकती है, और इसी कंपन ऊर्जा का परिकलन करने के लिए क्वांटम थ्योरी का उपयोग उन्होंने किया। किसने किया, आइंस्टीन ने किया। ठीक है, ये बात है। फिर क्या लिखा उन्होंने, 1 ग्राम परमाणु ठोस तत्व से संलग्न ऊर्जा, क्योंकि उन्हें कंपन ऊर्जा की गणना करनी थी, इसलिए 1 ग्राम परमाणु ठोस तत्व से संलग्न ऊर्जा का फॉर्मूला लगा = 3Nhν बटे में e⁻hν/kT-1, जहां n आपका अवोगाद्रो संख्या, e आपकी ऊर्जा, h प्लैंक नियतांक और न्यू क्या है, न्यू को कहते हैं आवृत्ति, ये जो है इसे कहते हैं आवृत्ति न्यू। ठीक है, तो E = 3Nhν बटे में e⁻hν/kT-1, इसे माना इक्वेशन नंबर 1 या समीकरण नंबर 1। लिखते अतः स्थिर आयतन पर परमाणु ऊष्माधारिता प्रति ग्राम परमाणु। तो यहाँ से फॉर्मूला तो अभी आपको पता ही है, CV = ΔE/ΔTV। अभी यही वाला फॉर्मूला लगाया था, इसके पहले वही लगा दो, आपका ऊष्माधारिता CV का। ठीक है, तो आपको सिंपल स्थिर आयतन पे है इसलिए CV है। ठीक है, तो CV = ΔE/ΔT बाहर ले लो, और जो E की वैल्यू है, क्योंकि ΔE/ΔT E की वैल्यू है ना, E की वैल्यू यहाँ पे पूरी रख दो। देखो जितनी वैल्यू थी 3Nhν बटे में e⁻hν/kT-1 रख दिया। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो CV की जो वैल्यू आएगी वो हमने यहाँ पे लिख दिया। जब सॉल्व करने के बाद, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू ये आएगी CV = 3Nhν, और इधर आएगा hν/kT² e⁻hν/kT बटे में e⁻hν/kT-1 का होल स्क्वायर, और इसे कह देंगे समीकरण नंबर 2। और यही समीकरण 2 नीचे लिख देना, यही समीकरण 2 आइंस्टीन का समीकरण है, आइंस्टीन का समीकरण है, आइंस्टीन का समीकरण है। ठीक है, यही समीकरण 2 आइंस्टीन का समीकरण, सही से लिख लेना आप लोग। यही समीकरण 2 जो आएगा यही आइंस्टीन का समीकरण है, किसके लिए, क्वांटम थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से आप समझ सकते हो। सबसे पहले उन्होंने कहा ठोसों की हीट कैपेसिटी मतलब ऊष्माधारिता का तापमान के साथ होने वाले परिवर्तन को सर्वप्रथम आइंस्टीन नामक साइंटिस्ट ने क्वांटम थ्योरी के आधार पर स्पष्ट किया था। उन्होंने पाया था कि दोलक में कंपन ऊर्जा हो सकती है, और इसी कंपन ऊर्जा का परिकलन करने के
के लिए या उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्वांटम थ्योरी का उपयोग किया गया। फिर 1 ग्राम परमाणु ठोस तत्व से संलग्न ऊर्जा ये हुई। फिर स्थिर आयतन पर परमाणु ऊष्माधारिता अर्थात आपकी हीट कैपेसिटी प्रति ग्राम परमाणु CV इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी वी। तो यहाँ से E की वैल्यू रख दी गई और डेल अपॉन डेल टी बाहर। आप जब वैल्यू निकालोगे तो CV इक्वल टू 3NH न्यू। इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, क्योंकि ये जो डेल अपॉन डेल टी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है आपका अवकलन करना या डिफरेंशिएशन करना। तो इसका आपको पूरा अवकलन करोगे। अवकलन करने के बाद वैल्यू आएगी 3NH न्यू। कोष्ट में H न्यू बटा KT स्क्वायर, E की पावर H न्यू बटा KT बटे में E की पावर H न्यू बटा KT माइनस 1 का होल स्क्वायर। और यही समीकरण 2 आइंस्टीन का समीकरण होगा क्वांटम थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स के लिए। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको हीट कैपेसिटी पूरी समझ में आ चुकी है, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो लाइक कर देना और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर थोड़ा बहुत कम समझ में आओ तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है BSc 4th सेमेस्टर की, उसको जरूर चेक कर लेना।